नमस्कार, प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 संविधान की प्रस्तावना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला तथा बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है आपकी संविधान की प्रस्तावना और इससे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि ये संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। तो जब भी आप बाजार से कोई भी पुस्तक लाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे प्राकृतन, भूमिका, 2 शब्द या संपादक की कलम से। तो उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें होता है कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या बताया जाएगा, किस बातों की जानकारी होगी, जिसके कारण विद्यार्थी बहुत ही सरल तरीके से इस किताब के माध्यम से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही उसमें लिखा रहता है कि ये विद्यार्थियों के लिए पुस्तक पूरी तरीके से सफल होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और इसमें सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। तो ऐसी ही होती है भूमिका अगर आपने पढ़ी हो। तो ठीक उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में भी संविधान का ही परिचय दिया गया है कि भारतीय संविधान किन किन बातों का समावेशन अपने अंदर रखता है और वो क्या क्या लोगों को अधिकार देता है या वो क्या काम करेगा। तो एक तरीके से संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए एवं पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तावना आधारित है। यानी जो प्रस्तावना का आधार है वह जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 में आया था। अब देखते हैं प्रस्तावना संबंधी विभिन्न वाद। तो यहाँ पर हमें कुल 3 वाद दिखाई पड़ते हैं। पहला है बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद, 1960 में ये आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय यह फैसला देती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अब चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसीलिए इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद, और इसमें उच्चतम न्यायालय बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद में जो फैसला देती है उसको पलट देती है और यह कहती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है इसलिए उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। मतलब उसका जो कंटेंट है उसमें 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा वाद आता है LIC ऑफ इंडिया 1995 में,
और उसमें उच्चतम न्यायालय पुनः यह कहती है कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। हिस्सा या भाग है, बात एक ही है। तो ऐसे में आपको अंतिम रूप से ये बात याद रखनी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और आपको ये तीनों केस याद रखने हैं अच्छी तरीके से। ये पूरा ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट्स हैं, आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। फिर बात आती है कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो हाँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े गए और ये हैं समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है, और तीसरा है अखंडता, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप इसके लिए ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि सपा अ। तो अगर आप पढ़ें तो सपा जो है वो यूपी में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो हालांकि वो सपा है लेकिन फिर भी आप सपा अ तो ऐसे याद रख सकते हैं सपा। तो ये हो गया आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं और ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखते हैं आगे। तो प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख तत्वों को देखते हैं। तो यहाँ पर 4 मूल तत्व हैं। एक, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान भारत के लोगों से अधिकार की शक्ति अधिग्रहित करता है। और ये बात कौन बताता है? ये बात बताती है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, तो संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो जनता ही है और इसका पता हमें प्रस्तावना से चलता है। फिर दूसरा है भारत की प्रकृति। तो प्रस्तावना यह घोषित करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था वाला देश है। फिर है संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समता और बंधुत्व को बढ़ाना, और इसी के लिए हम दृढ़ संकल्पित भी हैं। अब न्याय यहाँ पे 3 तरीके के बताए गए हैं, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रताएं यहाँ 5 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर प्रतिष्ठा और समता, और इसके साथ ही बंधुत्व को बढ़ाना भी संविधान का उद्देश्य है और इसके बारे में भी हमें संविधान की प्रस्तावना ही बताती है। फिर है संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो यह भी हमें प्रस्तावना के द्वारा पता चलती है। तो वो है 26 नवंबर 1949 या मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। तो विक्रम संवत में यह तिथि थी उस समय। आइए अब जानते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इन्हें हम इम्पॉर्टेंट पीटी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, यानी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे ये प्रस्तावना शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग, तो ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये शब्द लिए गए हैं अमेरिका से। तो अमेरिका की जो प्रस्तावना है वो भी इन्हीं शब्दों के साथ शुरू होती है। फिर बात है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी ये जो भाषा का कलेवर और तेवर दिखाई पड़ता है कि हम जो है दृढ़ संकल्पित होकर और ये अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व को बढ़ाने वाला, तो ये जो थोड़ी सी जटिल कह लीजिए या कह लीजिए कि ये जो भाषा का कलेवर और तेवर है, ये कहाँ से लिया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में ये जो शब्द आए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, या ये जो है
आपका अखंडता, गणतंत्रात्मक, ये सारी शब्दों के विषय में हम जानेंगे। धर्मनिरपेक्ष का क्या अभिप्राय है, समाजवादी का क्या अभिप्राय है, कौन सा समाजवाद की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब आगे पढ़ेंगे। तो आप ये अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। नोट कर लिया। आइए अब समझते हैं संविधान की प्रस्तावना में आने वाले मुख्य शब्दों के अर्थ को भारत के विशेष संदर्भ में। तो संविधान की प्रस्तावना में हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं। इनके क्या अर्थ हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। संप्रभुता यानी जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसी का ये पर्याय है, और हमने आपको कई बार बताया है कि भारत एक संप्रभु देश है, और संप्रभु देश होने का मतलब ये होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसका अभिप्राय होता है कि भारत किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और स्वयं पर ही निर्भर है, यानी आत्मनिर्भर है। अब चूंकि भारत एक संप्रभु देश है तो यहाँ पर हमें दो बातें और भी ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से को छोड़ सकता है, जैसा कि उसने बांग्लादेश के संदर्भ में किया। अगला शब्द है समाजवादी। तो संविधान में समाजवादी लक्षण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले ही मौजूद थे। ये देखिए, पहले ही मौजूद थे। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको मिल गया इम्पॉर्टेंट पीटी पॉइंट। तो अगर हम देखें कि जो समाजवादी तत्व है वो ऐसा नहीं है कि 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ उसी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ या उसी समय इसमें ये गुण जोड़ा गया। इससे पहले भी समाजवादी लक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौजूद थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर स्पष्ट रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए। 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया गया और आगे चलकर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब देखते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार का समाजवाद है। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब इसकी क्या विशेषता है और ये किस प्रकार से साम्यवादी समाजवाद से अलग है, आइए देखते हैं। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करते हैं, या जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ मौजूद दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा व अवसर की असमानता को समाप्त करना। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें हम मार्क्सवाद और गांधीवाद के लक्षण देखते हैं, हालांकि इसमें गांधीवादी लक्षण ज्यादा हैं। 1991 में एक नई नीति आती है एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति, जिसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है वो थोड़ा और लचीला हो जाता है इस नीति के आने से। ठीक है, अब देखते हैं साम्यवादी समाजवाद क्या होता है। तो ये एक प्रकार से राज्याश्रित समाजवाद होता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन इसमें कर दिया जाता है, यानी इसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो ये याद रखिएगा कि जो भारतीय समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। फिर अगले शब्द को देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। और जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है वह जो है अलग है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वह अलग है। अब ये
जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसे है। तो अगर हम देखें तो पश्चिम में जो राज्य हैं वो धार्मिक मामलों में पूरी तरीके से उदासीन रहते हैं, यानी राज्य किसी भी धर्म के विषय में कोई विशेष बात नहीं करता, कोई भी मतलब नहीं रखता, यानी राज्य धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा। तो जहां पर राज्य बिल्कुल अलग है धार्मिक मामलों में, ऐसी धर्मनिरपेक्षता हमें पश्चिम में दिखाई पड़ती है, लेकिन भारत में हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाई पड़ती है। भारत में राज्य धार्मिक उदासीनता को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना रखी जाती है और सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त होता है। और इसी के तहत अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 से 28 हमें संविधान में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है वो भारत की धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। भारत में हम सर्वधर्म समभाव की नीति से चलते हैं और सभी धर्मों को पल्लवित और पोषित होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है, जब हमें लगता है कि कोई धर्म कमजोर है, तो उसको हम पल्लवित करने के लिए उन्हें समर्थन भी देते हैं, ठीक है। फिर अगला शब्द है लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो जहां पर जनसंख्या कम होगी वहां पे हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। तो ये 4 औजार क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के? परिप्रच्छा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें लोग सीधे सीधे अपनी भागीदारी देकर, जैसे तुरंत वोटिंग कर ली, लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, इकट्ठा हो गए, तो जो लोग हैं वो सीधे इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो जनता है वो सीधे इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है क्योंकि कम जनसंख्या होती है। लेकिन बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये पॉसिबल नहीं है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, और इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। संसदीय में क्या होता है कि इसमें कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो हमने आपको बताया ही है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकलती है। विधायिका के ही कुछ सदस्य मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, यानी उन्हें कुछ विभाग दिए जाते हैं उन सदस्यों को जो विधायिका के हैं, और फिर वो मंत्री बना दिए जाते हैं और उन्हें मंत्री परिषद या कार्यपालिका बोला जाता है। और ये मंत्री परिषद या कार्यपालिका सीधे सीधे विधायिका के प्रति ही जवाबदेह होती है, और यही संसदीय प्रणाली भारत में दिखाई पड़ती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और वो भी संसदीय वाला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के शब्दों को देखते हैं। नोट कर लिया? आइए अब आगे के शब्दों को देखते हैं। तो अगला शब्द है गणतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के हमें 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, एक है राजशाही और दूसरा गणतंत्रात्मक। राजशाही व्यवस्था में राजा रानी की परंपरा दिखाई पड़ती है और उत्तराधिकार के नियम का पालन किया जाता है, और ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में है। फिर है आपका गणतंत्रात्मक, और गणतंत्रात्मक में गणतंत्र का क्या मतलब है ये जानते हैं पहले। तो गणतंत्र का मतलब होता है चुनाव, और चुनाव 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव अमेरिका में होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव भारत में किया जाता है। अब बात आती है कि भारत के संदर्भ में गणतंत्र का क्या अभिप्राय है। तो भारत के संदर्भ में गणतंत्र का अभिप्राय है कि जो भारत का प्रमुख होगा अथवा राष्ट्रपति होगा वह एक निश्चित समय के लिए चुनकर सत्ता में
आएगा। तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष होगा और जो निश्चित अवधि है वो 5 वर्ष की होगी। 2 बातें यहाँ और हैं कि जब भी गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में निहित होती है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होती है। अब अगला शब्द है न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक, और इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा की जाती है। सामाजिक न्याय का क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर, यानी पुरुष और स्त्री का भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या होता है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आय, संपदा, संपत्ति, अगर किसी के पास ज्यादा है, कम है, तो इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है राजनीतिक न्याय। तो इसमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सभी को समान हक है, ये अधिकार दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पर मतदान का भी अधिकार दिया गया है। फिर है अगला शब्द स्वतंत्रता। इसका क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक ना होना और व्यक्ति के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त कराना, और यह स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकारों के द्वारा प्राप्त होती है। फिर एक बात और कि ये जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो आदर्श है वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला शब्द है समता। तो समता का क्या अभिप्राय है? तो समता का अभिप्राय ये है कि किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होना और सभी को समान अवसर प्राप्त कराना। तो अवसर की समानता और विशेषाधिकार वर्ग की जब अनुपस्थिति होगी तो ऐसी ही समता की बात भारत में कही गई है। समता भी यहाँ 3 प्रकार की है, नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर आर्थिक समता की बात करें तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी पुरुष और स्त्री के आधार पर जो भेद होता है वो नहीं किया जाएगा। फिर है राजनीतिक समता। तो उसमें आर्टिकल 325 द्वारा ये बात कही गई है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आर्टिकल 326 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में सभी वयस्क जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर हैं उनको मतदान का पूर्ण अधिकार है। संविधान में कुछ समताओं की बात की गई है, आइए देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। तो ये है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 के तहत ये प्राप्त है। फिर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, ये आर्टिकल 15 के तहत हमें प्राप्त है। फिर है लोक नियोजन में अवसर की समता, यह हमें आर्टिकल 16 के तहत प्राप्त है। फिर है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, यह हमें आर्टिकल 17 के तहत प्राप्त है। फिर है उपाधियों का अंत, तो यह हमें आर्टिकल 18 के तहत प्राप्त है। अगला शब्द है बंधुत्व। तो इसका मतलब है भाईचारे की भावना, यानी भाषा, धर्म, क्षेत्रवाद, वर्ग विविधता, इन सबसे ऊपर उठना और इन सब के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, यानी क्षेत्र अगर अलग है किसी का तो क्षेत्रीयता के आधार पर, वर्ग विविधता के आधार पर कोई भी भेद न करना। फिर है बंधुता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 बातें कहता है, एक कि व्यक्ति का सम्मान बना रहे और दूसरा देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो जो N.K. पालकीवाला हैं वो कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से संविधान की भूमिका के तौर पर देखी जाती है, यानी इसमें ये लिखा रहता है कि संविधान में किन किन बातों का उल्लेख होगा, कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को दिए जाएंगे, संविधान क्या क्या अपने अंदर समाहित किए हुए है, ये बताती है। फिर
A.K. अय्यर यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और इसी प्रकार से K.M. मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी ये एक दूरदर्शिता भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है और ये एक दूरदर्शी प्रभाव के तौर पे भी हम इसमें बहुत सारी चीजें समाहित कर लेते हैं और एक तरीके से ये हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो ये जो आपका अध्याय था, अध्याय 4 संविधान की प्रस्तावना, ये समाप्त हुआ और कल हम पढ़ेंगे अध्याय 5 को। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।